नमस्कार जी। कल का दिन यूं ही चला गया। जनाब गोपीचंद नारंग साहब से फ़ोन पे बात तो हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आज नहीं, कल बात करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो आज हम लोग उनसे जो मेरे सवाल हैं, क्योंकि उन्होंने जब 3 दिन बात की तो मैंने कुछ नहीं पूछा था, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ सुनना चाहता था। लेकिन जब बात ख़त्म हुई तो मैंने जनाब को कहा कि मैं कुछ पूछ लूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो मैंने कुछ एक चीज़ें नोट की थी, कुछ चीज़ें समझी थी, कुछ पढ़ी थी। तो मुझे लगा कि मुझे ये वाली चीज़ें भी तो पूछनी चाहिए, क्योंकि इनके बगैर तो मेरी 3 दिन की गुफ्तगू अधूरी है, इनकम्प्लीट है। तो मैंने आज का वक्त लिया हुआ है और मैं करने जा रहा हूँ जनाब को कॉल। सर नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल है? ठीक है सर, आप बताएं। इमदाद हुसैन साहब ने बताया कि उनके वालिद साहब ने कुछ लिखा था जो कुछ यूं था कि जे माँ बोली को भूल वैसो ता कखा वांगू रोल वैसो। बिल्कुल सही कहा है। देखिए, अब इस उम्र को पहुंचकर बांधे सर, मैं अपनी माँ बोली को नहीं भूला। मैं जी थोड़े नाल गल कर रही हूँ। जी। मैं लैंदा दा आशिक हाँ, वाह। और मैनू मैं को जी हाँ। अपनी भाषा जी में है, जब मेरे खून में रवानी बिल्कुल। या मेरा डीएनए। जी जी जी। मेरा ख्याल है इंसान हर चीज को बदल सकता है। जी। आप चाहें हम्म। तो आप अपना नाम बदल सकते हैं। बिल्कुल। ये माँ बाप का दिया हुआ नाम। जब कोई चाहे, कई लोग अपना नाम बदल लेते हैं, कई लोग अपना मजहब बदल लेते हैं, जी। लेकिन आपके डीएनए में जी हाँ। जो खून की रवानी है, जी उसमें आपकी माँ बोली लिखी हुई है। बिल्कुल। माँ बोली को आप कभी बदल नहीं सकते। ये कढ़ाई ना कढ़ आपकी जी। मैं क्या, कढ़ाई ना कढ़ाई बार आई वेंदी है ना। हाँ जी। और जैसे माँ की छाती से लग के बच्चा दूध पीता है, जी। उस दूध के साथ साथ वो माँ बोली का रस भी लेता है। वाह। और उसकी पहली उस्ताद उसकी माँ ही होती है। और देखिए, कुदरत का खेल कि इंसान जबान सीखता कैसे है। जी। दूसरी सब जबानें तो हम स्कूल में जाके पढ़ते हैं, हम्म। जैसे हमने अंग्रेजी पढ़ी या हमने फारसी पढ़ी जी या हमने हिंदी पढ़ी या कोई दूसरी या देवनागरी पढ़ी। लेकिन ये जो है माँ बोली, ये तो माँ के दूध के साथ माँ की गोद ही में हमको, या ये भी हो सकता है, अभी साइंटिफिक रिसर्च इतनी बड़ी नहीं, हम्म। कि माँ के पेट में ही बच्चा अपनी नींद में भी इसी बोली, अपनी माँ की बोली की मीठी मीठी आवाजें सुनता रहता है। जी। वाह। आपके शागिर्द हैं राणा प्रताप गनौरी साहब, वो अक्सर इस बात को दोहराते हैं कि माँ बोली तब माँ ने मेरे को घुट्टी दे नाल पिलाई आई। उससे भी पहले मेरा ख्याल। जी जी जी। आज आपने वो भी बता दिया, क्या बात है। जी। और अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे। मैं बस ये जानना चाह रहा था कि गोपीचंद नारंग साहब वहाँ क्या छोड़ आए थे जो कभी कभी उन्हें याद आ जाता है। अपनी उम्र अजीज का एक बहुत कीमती हिस्सा, वाह। और ऐसी यादें हैं जो मेरे जहन में नक्श है।
चाहे वो मुल्तान का स्टेशन हो, हम्म। चाहे वो लैया हो, जी। चाहे वो दरियाए लाला हो, चाहे वो चीक के बागात हो, चाहे वो आम से लदे हुए पेड़ हो। इतना आम होता था, इतना आम होता था, इतने घने पेड़ होते थे, ऐसे हरे पत्ते होते थे, बागात में ऐसी ठंडी हवा चलती थी और नम जमीन होती थी। उसके मुकाबले पर थल अजीब गरीब इलाका था, रेत ही रेत, रेत ही रेत, सिर्फ अख दे पौधे, अख या जी जी जी, आग कहते हैं उसको, हाँ जी, जिनमें आप पत्ता तोड़ो तो दूध निकलता है। और वो बहुत सी बीमारियों का इलाज है। जी। सिर्फ वो जंगली उगते थे। अच्छा। या झाड़ियां। जी। मगर जहां जहां खेती आप करें, खुद मैं अपने घर में जो खेती करता था, मैं आलू बोता था, मूली बोता था, जी, गाजरें बोता था, शलजम बोता था, वो मेंढे बनाता था, फिर नलके से पानी लगाता था बाल्टी भर भर के। ट्यूबें तो उस जमाने में होती नहीं थी जी। और ऐसे खेती उगती थी, धनिया, पुदीना, फूल, यानी देखने की बात थी। और जो थल में उगता था, सिर्फ सूखे इलाकों में खरबूजे अजीब व गरीब, और ये जिसको आप कहते हैं जो लंबी लंबी होती है, तोरी, अपना ककड़ी, तर, ककड़ी और तर, और एक बड़ा सा खरबूजा लंबा सा आता था जिसका नाम था फूट। हाँ, वो यहाँ पे भी मिलता है। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा यहाँ मिलता है। ये फूट इतना मशहूर हुआ जी कि बाद में हिंदुस्तान के कई पॉलिटिकल लीडर में भी सराकी को याद करते हुए कहता था इस इलाके को, थल को, कि देखो फूट हिंदुस्तान का मेवा है। बिल्कुल। इस फूट का फायदा उठाया अंग्रेज ने। अच्छा। जब बंटवारा किया हम दो कौमों के बीच में, जो 800 साल से एक बार जब सेटल हो गए महमूद गजनवी के बाद, और होते रहे हमले भी, ये भी वो भी, लेकिन हिंदू मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं था। और फिर मुगलों के जमाने से एक ऐसी तहजीब बनने लगी, शादियां भी होने लगी आपस में, जिस तहजीब को गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, और उर्दू उसी तहजीब की देन है। जी। अगर इन दोनों काम आपस में मिली नहीं होती, मगर फूट डाल के अंग्रेज ने इन दोनों को खून खराबा एक दूसरे का करना सिखाया। थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं तो ये जानना चाहूंगा कि आपके 6 भाई और 4 बहनों के नाम क्या क्या थे, अगर आप बता पाएं। जी जी जी, मुझसे बड़े थे जगजीत चंद्र जी, जो वाशिंगटन में जिन्होंने कयाम जी इख्तियार कर लिया था, यूएस सिटीजन हो गए थे जी, और उन्होंने बहुत से अजीज रिश्तेदारों को वहां पर आबाद किया, नौकरियां दिलवाई। वाह। और मुझसे छोटे हैं युधिष्ठिर। अच्छा। 1 साल छोटे हैं जी, वो जनकपुरी में रहते हैं। ठीक है जी। उनसे छोटे हैं भीमसेन। ठीक है जी। और ये भीमसेन युधिष्ठिर से वाले साहब ने कहा था मैं पांडु तैयार कर रहा हूँ। अच्छा। उसके बाद युधिष्ठिर के बाद अगले का नाम है भीमसेन। अच्छा। और भीमसेन डिट्रॉइट में रहता है। अच्छा। यूएस में जी। और वहीं वो आबाद हुआ जी, और उसका अपना बिजनेस था जी।
और उससे अगला जो है आ, चौथा पांचवा वो अर्जुन है उसका नाम। अरे वाह, अच्छा। अर्जुन जर्मनी में जी। जो है वो आ, ये इंजीनियर बना। हम्म। यहाँ से वो आ, बम्बई के करीब जो जगह है पूना, जी। वहां से वो टेक्नोलॉजी सीख के गया था हम्म। अपने जर्मन उस्ताद के साथ हम्म। समुंदरी जहाज में बैठ के। हम्म। फिर वहीं पर उसने शादी कर ली, जी। वहीं पर सेटल हो गया। जी। और वो एक अजीब व गरीब दिलचस्प शख्सियत है। हम्म। बहुत ट्रैकिंग करता है, ओके। बहुत घूमता है, हम्म। बहुत सफर करता है हम्म। और निहायत चुस्त, हालांकि हम्म। 80-82 साल का इस वक्त होगा, जी। लेकिन निहायत चुस्त है। जी। जी। और इन सब भाइयों में से सबसे ज्यादा चुस्त जो भाई है वो अर्जुन है। वाह। और उससे जो नेक्स्ट है वो राजेंद्र है। अच्छा। और राजेंद्र इसलिए कि पहले हम पूसा रोड पर आकर आबाद हुए थे। ठीक है। पुराना राजेंद्र नगर जो है हमें, जी। जी। मैंने वहां मकान अलॉट करवाया था जब रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन जी। दिखा के अपना। तो चूंकि राजेंद्र नगर में रहते थे, उस बच्चे का नाम होते 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 राजेंद्र हो गया। ठीक है। तो ये 6 भाइयों की कैफियत। जी। रही रही 4 बहनें। जी। तो बड़ी का बेटा अतुल कैलिफोर्निया में आबाद हुआ। जी। उसकी शादी भी वहीं हुई अमेरिका में। और हमारी बड़ी बहन उनकी माँ थी, उनके साथ रहती थी। और अभी पिछले साल उनका इंतकाल हो गया। जी। और उससे छोटी बहन शांति थी, वो दिल्ली में रहती थी। जी। उस बेचारी का भी 4-5 साल पहले इंतकाल हो गया। जी। तो अब 2 बहनें और हैं। जी। एक है माया, मानुषी। वो अब उनका बेटा जो बैंकिंग में है, वो इसमें यूनेस्को के किसी बैंक से एसोसिएटेड है। जी। पहले फिलीपींस में था और अभी पिछले साल वो लंदन में ट्रांसफर हुआ। ठीक है जी। तो वो माँ, उसकी माँ, उसका नाम रमित है और उसके नाम जो माँ है मानुषी, माया जी, वो लंदन में रहती है। ठीक। चौथी और सबसे छोटी सावित्री है और वो लॉ अपार्टमेंट्स में दिल्ली में रहती है। ठीक है। और अब थोड़ा सा ये बताइए कि लैया में आपके मोहल्ले का नाम, पता या ठिकाना, क्योंकि सुनने वाले इस बात को सुनकर कहीं ना कहीं आपके दरवाजे पर सजदा करने जाएंगे और हो सकता है कि वो वहाँ पहुँचें तो उन्हें इस बात का इल्म हो कि यहाँ यहीं तो रहता था वो अजीम शायर जो हम लोग सुन रहे हैं। शायरी तो मैंने की, शुरू में छोड़ दी जी। अफसाना निगारी भी की, छोड़ दी जी। चूंकि मैं एकेडमिक था जी। तो मैं स्कॉलरशिप की तरफ राग़िब हो गया जी। इसलिए कि मेरे उस्ताद ने कहा, मैं अफसाने भी लिखता था 20वीं सदी में रियासत में। सबसे पहले मेरे 2 अफसाने बंटवारे से पहले जी बलोचिस्तान समाचार में छपे। वाह। लेकिन जब मैं एमए कर रहा था, खत्म करने वाला था, तो उसके बाद मुझे पीएचडी में दाखिला लेना था। तो उस्ताद ने कहा, यक दरगीर मुकम्मीर, अगर प्रोफेसर बनना है और यूनिवर्सिटी का कैरियर चाहिए, अच्छा, तो फिर आपको स्कॉलर होना चाहिए। ठीक है। और स्कॉलरशिप में आप बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक बन जाइए। ओके। अब इम्तियाज अली अर्शी बन जाइए जी।
आप कुछ और बन जाइए, लेकिन लिंग्विस्टिक्स भी आपको करना है। और लिंग्विस्टिक्स में आप सुनीति कुमार चटर्जी बन जाए। अच्छा। चुनाचे मेरी पहली किताब लिंग्विस्टिक्स में जो छपी, करखंदारी डायलेक्ट ऑफ दिल्ली उर्दू, दूसरी थी बुकलेट उर्दू की तालीम के लिए सानियाती पहलू। तो करखंदारी डायलेक्ट का जो फॉरवर्ड है वो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का लिखा हुआ जी। उस वक्त डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी बाद में साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट भी हुए, या शायद पहले प्रेसिडेंट थे जी। और जब उन्होंने मेरा फॉरवर्ड लिखा है तो वो बंगाल अपर हाउस के चेयरमैन थे जी। ये सूरत है जी। लेकिन वो लैया में अपने मोहल्ले का नाम या घर का पता ठिकाना? लैया का जो मोहल्ला है जी, उसका नाम था मोहल्ला नारंगा। अच्छा, वाह। और वो सीधा चला जाता था, फिर मुड़ के उधर रेलवे लाइन की तरफ निकलता था। इधर वाला भी मस्जिद और धोबियों के मकानों के बाद खुले मैदान में मुड़ जाता था और रेलवे लाइन की तरफ निकलता था। इस मोहल्ले का नाम अब यहाँ पर शाह मुराद के कुछ लोग बसे हैं या किसके, एक खातून है जो मुझे अक्सर उसकी तस्वीरें भेजती हैं, ठीक है, मेरे मकान की। वो उसके अंदर भी गई हैं और अभी उन्होंने इत्तला दी थी कि उसके बहुत कुछ हिस्से बहुत पुराने हो गए थे और उसमें कुछ इजाफा किया गया है या उसकी कुछ दीवारों को ढाके उसको रेनोवेट किया गया है। ठीक। जो उसने तस्वीरें मुझे भेजी थी पिछले साल, उसमें दरवाजा जो था वो सुर्ख कलर का था। अच्छा। और ईंटें जो हैं, जो पुरानी पतली ईंटें होती थी, आपको पता है, जी जी, भट्टे की, जी, वो बगैर सीमेंट के लगाई जाती थी जी। और नहीं, सीमेंट से तो जुड़ती होंगी या जिस चीज से भी चुने या जो भी इस्तेमाल होता होगा उस जमाने में, वो बहुत मजबूत होती थी जी। और अंदर से मकान कच्चे होते थे और गारे की लिपाई होती थी, आंगन भी गारे की लिपाई का होता था। और सुबह सुबह खवातीन गोबर मिला के पानी में गोबर का लेप करती थी सारे घर में, जमीन पर, जिससे जमीन गर्म मुल्क में ठंडी रहती थी जी। सब छतें ऊपर से बंद होती थी, उनमें सिर्फ एक सेंटर में सुराख होता था जिसके ऊपर की तरफ घड़ा रखा रहता था ढकने के लिए जी। लेकिन सर्दियों में जब धूप चाहिए होती थी या दिन में जब आपको रोशनी चाहिए होती है तो घड़ा हटा दिया जाता था, ठीक है, रात को घड़ा फिर रख दिया जाता था, ठीक। और जहां पर सब लोग रफे हाजत करते थे दूर मैदान के किनारे और ओट में बैठ के, जहां रेलवे लाइन कुछ फासले से गुजरती थी, उसको ऐठा कहते थे, ऐठा, ऐठा, ठीक है जी। और अब थोड़ा सा अलहदा एक दो सवालों से जुड़ा हुआ एक सवाल कि आप मूसा खेल से हैं और जगन्नाथ आज़ाद साहब ईसा खेल से हैं। हाँ जी, वो तो इस्माइल खान की तरफ। जी जी जी, अच्छा। और नो डाउट आपका आपस में कभी एक दूसरे को शायद आप लोगों ने देखा हो, कभी बात हुई हो? खूब खूब, अरे वाह। इसलिए कि दिल्ली में वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में वो इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ओहदे
तक उन्होंने तरक्की की। जी और ये जो आकाशवाणी बिल्डिंग है पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, जी। इसमें मुद्दतों वो इंफॉर्मेशन ऑफिसर रहे अच्छा। और मेरे सरपरस्त थे। हम्म बल्कि जब इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में मेरा तकर्रुर हुआ है एज असिस्टेंट एडिटर, हम्म। तो वो मेरे सिलेक्शन बोर्ड में भी थे, वाह। वो भी और खुशवंत सिंह भी। अच्छा, वाह। हाँ हाँ हाँ। और उन्होंने बड़ा कर्म किया। जी। और उसमें मैं एक मुद्दत तक काम करता रहा, बल्कि पीएचडी का थीसिस जो है उसके बाकी हिस्से मैं उसी नौकरी में, मुझे मेरी पोस्टिंग हुई डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। जी। और उसके इंफॉर्मेशन जो सेक्शन था उसमें 3-4 सब असिस्टेंट एडिटर थे या सब एडिटर, जिनको जो ट्रांसलेशन करना पड़ता था काश्तकारी के रिसालों का, जी। जैसे आलू की खेती, गोभी की खेती, गाजर की खेती, और आसान उर्दू में, वो मैं अपनी जबान में करता था, कोई मराठी में करता था, कोई गुजराती में करता था, इस तरह से। अच्छा। और मैं उसमें से वक्त निकाल के ये शास्त्री भवन की नई बिल्डिंग में हम बैठते थे, और मैं वहां से निकल के अपनी किताबें लेकर झोले में और एक छोटा सा तौलिया बिछा लेता था पेड़ों के नीचे इंडिया गेट पर। वाह। और इंडिया गेट पर मैंने बहुत सी अपने थीसिस के ताल्लुक से किताबें पढ़ी भी और बहुत से हिस्से लिखे भी। लेकिन उसके बाद मैंने तय किया, चूंकि मुझे जाना एक दिन यूनिवर्सिटी में है और तकर्रुर मैं कॉलेज में चाहता हूँ, तो मैंने कोशिश करके जगन्नाथ आजाद के वालिद, जब मैं एमए कर चुका था जी, जगन्नाथ आजाद के वालिद जी, तिलक चंद मरहूम, जी जी, जो रावलपिंडी में उर्दू के प्रोफेसर थे, जी, बल्कि अपने स्कूल के प्रिंसिपल थे जी, और वो वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी कैंप कॉलेज बिरला मंदिर के पास, जहाँ आकर रात को हमारा काफिला उतरा था, मेरा और मेरे बड़े भाई का। जी जी जी। तो वहां पर वो उर्दू के प्रोफेसर थे। ठीक ठीक। तो वो एक दिन मेरे घर पे आए। अच्छा। और उन्होंने कहा, गोपीचंद, मैं अब रिटायर होने वाला हूँ और अब मैं मजीद मुलाजमत नहीं करना चाहता और मैं छोड़ना चाहता हूँ, और मैं आपका नाम रिकमेंड करता हूँ वहां के लिए, अगर आपको कोई एतराज नहीं। वाह। तो उन्होंने मेरी नौकरी अपनी, जब उन्होंने छोड़ा है पंजाब यूनिवर्सिटी कैंप कॉलेज को, जहां पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस होती थी ऑनर्स की और एमए की, क्योंकि अभी चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी का कयाम नहीं हुआ था। पंजाब यूनिवर्सिटी का हेड ऑफिस लाहौर था, और लाहौर तो पाकिस्तान में रह गया जी। तो यहाँ के इलाके की यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में बनाई गई। उसके बनने में टाइम लगा। तब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी की निगरानी ने, पंजाब यूनिवर्सिटी की निगरानी में ये कैंप कॉलेज चलता रहा। ठीक है। बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एतराज किया कि दिल्ली में तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है और सबको इसी के कॉलेजों में पढ़ना चाहिए। चुनाचे कैंप कॉलेज को बंद किया गया और जितना स्टाफ है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एब्जॉर्ब किया गया। ठीक। तो पहली प्रायोरिटी उस वक्त तक में सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एक किसी की लीव वैकेंसी में, वो भी अजीब किस्सा है, डॉक्टर अमीर हुसैन आबिदी, उनको ईरान का फेलोशिप मिला, वो ईरान चले गए। वो मेरा हाथ पकड़ के
ये फजल इलाही है हम्म कि हमेशा मुझे मुलाजमत के मामले में हम्म मेरी तकरीरों की वजह से, मेरे मज़ामीन की वजह से, मेरी किताबों की शोहरत की वजह से जी मुझे सरपरस्त हमेशा अच्छे मिले, वाह क्या हिंदू क्या मुसलमान। जी 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 तो उन्होंने प्रिंसिपल के पास ले गए हम्म और कहा कि कल से मैं ईरान जा रहा हूँ हम्म और आपने मेरी छुट्टी मंजूर की है, हम्म और ये शख्स हम्म जिसका नाम ये है गोपी चंद नारंग, हम्म ये मेरी उर्दू और फारसी की क्लासें पढ़ाएगा। वाह तब तक मैं फारसी भी पढ़ चुका था। क्या बात है। तो इस तरह ये जगन्नाथ आजाद के वालिद हम्म तिलक चंद मेरे पहले मोहसिन हैं, और अच्छा मेरे दूसरे मोहसिन प्रोफेसर अमीर हुसैन आबिदी। जी और वहां सेंट सीमेंस 1 साल पढ़ाने के बाद हम्म मैं सीधा दिल्ली यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट उर्दू में एंटर हो गया। हम्म इस किस्से को ज़रा दुरुस्त करें, ये मतलब कहीं इसके अंदर कोई खामी ना हो कि जनाब जिन्ना साहब ने जगन्नाथ साहब को कहा था कि आप कौमी तराना लिखें, क्या ये बात दुरुस्त है और ये कितने महीनों तक वहाँ पे बजता रहा, असली वाक़या क्या है, बस उसके बारे में ज़रा रोशनी डालें। बिल्कुल नहीं कहा था, इन्होंने अपने तौर पर लिखा था, इनको आदत थी खुशामद दरामद की। अच्छा ये अल्लामा इकबाल की पैरवी को भी फख्र समझते थे, जो बहुत अच्छी बात थी। शायर थे, अच्छे शायर थे, जी लेकिन अफसोस कि आज इनका नाम कोई नहीं लेता जी 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 और ना इनका कलाम किसी की जबान पर है। ज़बान पर है, और दुरुस्त। एक ये जरूर है हम्म कि रेडियो पाकिस्तान ने इनको रिकॉर्ड किया होगा, हम्म और ये अपनी नज़्म को तराना पाकिस्तान नाम इन्होंने दिया होगा। अच्छा लेकिन मेरा नहीं ख्याल हम्म कि हफीज जलंधरी से पहले हम्म कोई पाकिस्तान का नेशनल एंथम हम्म ऑफिशियली था। जी 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 क्योंकि सुनने में ये आता है कि जब ये वहाँ थे तो इन्हें कहा गया, ये मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, कहा गया और उसके बाद फिर इन्होंने आने का इरादा कर लिया। पहले तो इन्हें रोक लिया गया, फिर इन्होंने वापस आने का इरादा कर लिया। तो जब ये यहाँ आ गए तो आवाम ने कहा कि जो शख्स यहाँ का बाशिंदा ही नहीं है उसका कौमी तराना आप कैसे बजा सकते हैं, तो फिर नहीं, तो कौमी तराना तो वैसे भी एक हिंदू का हम्म एक इस्लामिक स्टेट में हम्म कैसे कबूल होता। जी 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 ये खुद बयान जरूर करते थे, लेकिन इसका कोई सबूत आज तक मेरे देखने में नहीं आया। नहीं आया। ठीक है जी, बिल्कुल। तो इस बात का मुझे जवाब मिल गया क्योंकि ये बहुत वक्त से मेरे जहन में था और मैं गूगल पे भी पढ़ता था, और इनके बेटे से बात हुई थी, आदर्श आज़ाद साहब से, जो जी दिल्ली जी में ही जी। हैं। उनसे भी इस मामले में थोड़ी सी बातचीत हुई थी। तो उनकी बहन हो हैं। सकता है उनके पास कोई सबूत हो, कोई हाँ खत हो, हम्म कोई इस तरह की हम्म कोई जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का हम्म लेटर हो, हम्म या रेडियो पाकिस्तान का हम्म कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, या किसी का जी लिखा हुआ कोई सबूत हो कि आप तराना है पाकिस्तान लिखिए। जी 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 बट एज अपने तौर पर इन्होंने जरूर एक नज्म लिखी थी और उसको नाम इन्होंने तराना है पाकिस्तान दिया था। ठीक है। तो हो सकता है कि वो रेडियो पाकिस्तान पर यानी बजाया भी गया हो, जी लेकिन तराने के तौर पर नहीं, जी कलाम शायर के तौर पर। ठीक है ठीक है। यानी मैं इतना तो अलाउंस दूंगा कि कलाम शायर के तौर पर इन्होंने ब्रॉडकास्ट किया होगा। जैसे मैं भी जब जब जाता था टेलीविजन पर, हालांकि हिंदुस्तानियों का इंटरव्यू नहीं होता था,
लेकिन फतेह मोहम्मद मलिक ने मेरा इंटरव्यू किया। और ये जमाना था सदर अयूब का। और वो इंटरव्यू वो मेहमान खाना के नाम से 5 इंटरव्यू रिकॉर्ड हुए, ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट हुए। ठीक है। जिनमें राल्फ रसल का था, एना मैरी शिमिल का था, तीसरा मेरा था, और चौथा और 5वां मुझे याद नहीं। ठीक है जी। और इसका दस्तावेजी सबूत ये है कि ख्वाजा मुशफिक ख्वाजा जो कालम लिखते थे तकबीर में, उसमें इसके बारे में खासा जिक्र मौजूद है कि किसी हिंदुस्तानी का, एना मैरी शिमिल का इंटरव्यू जरूर हुआ, राल्फ रसल का भी जरूर हुआ, फॉरेनर्स का हुआ, लेकिन किसी हिंदुस्तान के हिंदू का इंटरव्यू कभी पीटीवी पर रिकॉर्ड नहीं हुआ। जबकि मेरा हुआ और आधे घंटे का प्रोग्राम हुआ, मेहमान खाना, वो पूरे पाकिस्तान ने देखा जी। ये तो इस्लामाबाद की रिकॉर्डिंग थी जी। सन 82 में जब मैं कराची गया तो सलीम अहमद ने मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। ठीक है। और वो इंटरव्यू सलीम अहमद का बड़ी मुश्किल से फतेह मोहम्मद मलिक वाला, तो फतेह मोहम्मद मलिक आज तक जिंदा है, उनसे पूछा जा सकता है, वो तफसील आपको बताएंगे। तो वो पहला इंटरव्यू उन्होंने लिया था। दूसरा टीवी इंटरव्यू सलीम अहमद जो बहुत मशहूर अदीब कराची के थे, मोटे से भारी से, उन्होंने निहायत पुरमज़ा इंटरव्यू है वो हमको, उसको रिट्रीव हमने किसी न किसी तरह कराया जी। और जिस शख्स ने साहित्य अकेडमी से मुझ पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो यूट्यूब पर है जी, जिस डॉक्यूमेंट्री का नाम है गोपीचंद नारंग ए लिटरेरी ऑडिसी जी, उसमें वो इंटरव्यू जितना भी सेव किया जा सका है और बचाया जा सका है, उसी पुरानी रिकॉर्डिंग के साथ उन्होंने, जो डायरेक्टर थे, उस डायरेक्टर हैं उस डॉक्यूमेंट्री के, लिटरेरी ऑडिसी के, उसके पहले हिस्से में पाकिस्तान का वो इंटरव्यू आज भी मौजूद है। वाह। पीटीवी का जी जी जी। और 11 मई आ रही है और मंटो साहब का जन्मदिन होता है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क जो उनके ख़ास तौर पर दीवाने हैं। आपने कभी मंटो साहब को देखा है? अफसोस है, मंटो साहब चूंकि पहले तो ये वो साहब नहीं कहलाते थे जी, और बहुत जब तक वो बंबई में रहे जी, वो बहुत बदनाम अफसाना निगार थे जी। बिल्कुल। और ज्यादातर यानी जो है प्रोस्टिट्यूट क्वार्टर्स, आप उसे क्या कहेंगे, तवाइफों के बारे में जी, रंडियों के बारे में जी जी उन्होंने लिखा जी, और इंसान की कमजोरियों पर लिखा जी। और सच्ची बात है कि मैंने जो मजमून रीडिस्कवर किया है मंटो को, मैंने उनकी ममता पर बहुत जोर दिया। अच्छा। वो औरत की इस मजलूमियत पर के हर वैश्या, हर वैश्या औरत होती है बिल्कुल, लेकिन हर औरत तवाइफ नहीं होती। और जो हतक में जिस तरह बार बार वो बिजली के ठंडे खंबे के सहारा लेकर उसकी कूलनेस को जज्ब करती है, हतक की हीरोइन, और उसका दिल धड़कता बार बार कहता है काश मेरा कोई बच्चा होता जो मुझे माँ कह के बुलाता
जी। और ये माधो उसको एक्सप्लॉइट करता है हम्म। और हतक कहानी मंटो की बहुत मशहूर हुई। जी। और मैं भी इस कहानी का गर्विदा था। वाह। काली शलवार भी बहुत मशहूर हुई। जी बिल्कुल। इसके साथ साथ उनकी कहानी बू, हम्म। जो एक घाटन औरत पर है, जो बारिश में खड़ी भीग गई है पेड़ के नीचे, जिसको मंटो का हीरो ऊपर कोठे छत पर अपने कमरे में बुला लेता है और उसके गीले कपड़े उतरवाता है और उसे तौलिया देता है। वो कहानी जिसमें बू का जिक्र है कि सफिस्टिकेटेड लड़की की बू और उस घाटन औरत के पसीने की बू, वो गंध जो है इंसानी गंध है। और वो एक अजीब और गरीब कहानी है जिसकी सज्जाद ज़हीर ने मजमून लिख के अपनी किताब रोशनाई में उसकी खासी तज़हीक की है। जी। अपनी ऐसी कहानियों के लिए मंटो बंबई के जमाने में बहुत मशहूर था। जी। और मैं जब विस्कॉन्सिन में पढ़ाने के लिए पहुंचा तो मैंने बू का अंग्रेजी तर्जुमा सबसे पहले पेंगुइन की छपी हुई ये ट्रेजरी ऑफ एशियन स्टोरीज, अच्छा, यानी एशियाई कहानियों का खजाना, इस एंथोलॉजी में पढ़ी। और उसमें ये कहा गया कि इस वक्त इससे बेहतर कहानी हिंदुस्तान में औरत पर नहीं लिखी गई। वाह। तो मंटो साहब कहता था मैं बेशक लिखता हूँ तवायफों के बारे में, लेकिन जब दुनिया में ये गंदगी है और खुदा ने और समाज ने औरत को तवायफ बनाया है और उसको यूज करती है, तो इस पे पर्दा क्यों डाला जाए? जी। इंसान की बुराइयों कमजोरियों पर पर्दा क्यों डाला जाए? और इसके पीछे जो रिप्रेस्ड मजलूमियत है औरत की, कि उसको एक्सप्लॉइट करना, अमूमन तवायफें अगवा की जाती थी जी, या बेची जाती थी। जब अगवा की गई बच्ची, उमराव जहानादा पढ़ लीजिए कि किस तरह वो तवायफ बनती है, किस तरह जिंदगी भर वो एक्सप्लॉइट होती है, किस तरह वो औलाद के लिए तरसती है। तो ये सारी चीजें मंटो में थी। लेकिन जब वो यानी मजबूर हुआ बंबई छोड़ने के लिए, और बंबई के फसादात के बाद और उसकी जान को खतरा था, तो जिनके साथ वो रहता था एक्टर थे श्याम जी। उन्होंने कहा मंटो अब इससे ज्यादा मैं तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ले सकता जी। तो वो नहीं छोड़ना चाहते थे बंबई किसी कीमत पर जी फिल्मी दुनिया को जी, क्योंकि उन्होंने अभी पिछले साल यानी सोहराब मोदी के लिए गालिब फिल्म की कहानी, उसके डायलॉग, उसका स्क्रीन प्ले लिखा था और वो उनके पैर बहुत जमे हुए थे बंबई में, लेकिन उनको मजबूरन जाना पड़ा। और 2 साल के बाद जब ये फिल्म रिलीज हुई है सोहराब मोदी की, 2, 3, 4 साल मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, तो सोहराब मोदी ने मंटो को बुलवाया, मंटो का वीजा भी हो गया, लेकिन मंटो को बहुत बुरी लत पड़ चुकी थी जी, शराब नोशी की। बिल्कुल। और तो और पागल खाने भी वो 2 बार गए जी, इस कसरत शराब नोशी की वजह से। और जब उन्हें मना किया जाता था, अच्छा पहले तो शराब मिलती थी खुलेआम जी, लेकिन पाकिस्तान में फिर वो बैन हो गई। बिल्कुल। अब
कच्ची शराब, खराब शराब वो मिलती थी और कागज की अखबार में लपेट के वो ले आते थे कहीं ना कहीं से, और बाथरूम में छुपा के रखते थे जी। क्योंकि बीवी बच्चे पीने नहीं देते थे। उसके बाद जो उनकी ट्रेजिक लाइफ है, 7 साल वो जिंदा रहे, और जो उन्होंने शाहकार कहानियां लिखी हैं, ठंडा गोश्त और ये इस पाए की, और वो एक सरदार लड़की पर भी कहानी है, और कहानियां टोबा टेक सिंह खास तौर पे, जी जी, खोल दो, जिस पर फिल्म भी बनी है। जी जी। और इतना मंटो को यानी अच्छा, और कई मुकदमात उन पे चलते थे। उनकी यही कहानी भू जब छपी अदब लतीफ में, या ठंडा गोश्त अहमद नदीम कासमी ने छापी, तो प्रेस भी सील कर दिया गया और रिसाला भी बंद कर दिया गया, और मुकदमे चलते रहे। मुकदमों में गवाही के लिए वो मौलवी अब्दुल हक और फैज अहमद फैज तक जैसे दोस्तों और चाहने वालों के नाम देता था जी। लेकिन कराची के मुकदमों में गवाही देने कोई आता नहीं था। एक दो दोस्त थे, वो भी भूखे नंगे बेसहारा, जो इनको गवर्नी है ये कहने की चाय की प्याली आती थी। सारा दिन आपको पता है कोर्ट में खड़े रहना पड़ता था जी। किसी जज ने इनको सजा नहीं दी, लेकिन 2, 3, 4 मुकदमे इन्होंने ऐसे झेले जिससे ये टूट गए। और कसरत शराब नोशी और दूसरी जो उनको लत पड़ चुकी थी, लेकिन मंटो अपनी शोहरत की बुलंदियों पर पार्टीशन के बाद पहुंची। हाँ। और मरने के बाद उनको गजब का प्रेस मिला। बिल्कुल। और तो और रुश्ती ने हिंदुस्तान की कहानियों का, एशिया की कहानियों का जो इंतखाब छापा जी। बदनाम जमाना रुश्ती, सलमान रुश्ती, उस तक ने एतराफ किया है कि साउथ एशिया का सबसे अच्छा शॉर्ट स्टोरी नैरेटर, नैरेटिव का नैरेटर और कहानी कहने का फन जिसको आता है, असल में इन सब ने, चाहे बेदी हो या कृष्ण हो, रूसी अदब को पढ़ के गोगोल को, चेखोव को, टॉल्स्टॉय को पढ़ के इन्होंने फिक्शन लिखना सीखा था। अच्छा। बेदी पर चेखोव का बहुत असर था। बेदी मंटो ने इनके तर्जमे भी किए थे शुरू उम्र, लेकिन मंटो को मौत के बाद जो प्रेस मिला है वो गजब का प्रेस मिला है। आपको यकीन नहीं आएगा केशव जी, आज मंटो हिंदी में उर्दू की निस्बत 30 गुना ज्यादा छपता भी है, पढ़ा भी जाता है। बिल्कुल। और शायद ही कोई हिंदी वाला हो जिसने मंटो को न पढ़ा हो। और बाद में पार्टीशन के बाद जब फेमिनिज्म की तहरीक शुरू हुई है तो इस्मत अपने लिहाफ की वजह से, जी, पार्टीशन से पहले इस्मत की कहानी चौथी का जोड़ा मशहूर थी बहुत, जिस पर गर्भ हवा जैसी फिल्म बनी जी। लेकिन हकीकत यह है कि इस्मत को इस्मत बनाया मंटो ने, लिहाफ ने। अच्छा, लिहाफ ने। और जो 2 लेस्बियन औरतों की कहानी है जी। तो आज मंटो मेरी जिंदगी में, मेरे स्कूल के जमाने में कृष्ण चंद्र सबसे ज्यादा मकबूल थे जी। बेदी अपने फन की वजह से बहुत आहिस्ता आहिस्ता मकबूल हुए और रिकॉग्नाइज हुए, लेकिन मंटो अपने सब्जेक्ट्स की वजह से और तवायफ पर तवज्जो की वजह से
क्योंकि तरक्की पसंदी का एजेंडा था। जी तब आईफोन की मजलूमियत के हक में आवाज उठाना, जी औरत की मजलूमियत के हक में आवाज उठाना। तो मंटो को बाद में अपनी जिंदगी में जितनी बदनामी, रुसवाई, जिल्लत और गरीबी का सामना करना पड़ा, उतना मंटो को शोहरत, इज्जत और मकबूलियत आज हासिल है। जी अच्छा, ये थी कुछ वो बातें जो मैं आपसे ज़ाती कर रहा था। अब मैं कुछ एक चीज़ें हैं जो लिटरेरी लेवल पे और एकेडमिक लेवल पे करना चाहता हूँ, अगर आप वक्त दें तो। कितने सवाल हैं ऐसे? अभी मैंने पूछे थे आपसे 7 सवाल और अभी मेरे पास हैं, इनके आप छोटे छोटे भले जवाब दे दें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी से हैं। मैं इनमें से कुछ काट भी देता हूँ, लेकिन कुछ मोटे मोटे हैं जो मैं चाहूँगा कि अगर आप दे दें तो ठीक है, नहीं तो फिर सही। जी बताइए। जब बंटवारे के बाद दिल्ली की गोद में आपने पनाह ली थी, तो दिल्ली के अंदर उर्दू का बोलबाला था, ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन आज दिल्ली के अंदर या पूरी इंडिया के अंदर आप उर्दू का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? देखें, ज़बानें न किसी के मारे से मरती है, न कोई सरकार मुर्दा ज़बानों को खड़ा कर सकती है। जी मुझे बताइए, हमारी सबसे बड़ी ज़बान बल्कि उम्मुल अलसना संस्कृत है। जी ब्राह्मणों की ज़बान है, वेदों की ज़बान है, जी पुराणों की ज़बान है, लेकिन बोलचाल की ज़बान नहीं रही। क्यों? इसका कोई जवाब। तो ज़बान दरिया, बहते दरिया की तरह है, ये अपने किनारे बदलती रहती है। बोल बाला खड़ी का हिंदुस्तानी का था, जिसको गांधी जी हिंदुस्तानी कहते थे। हिंदी उर्दू मिली हुई जी, जिसकी बुनियाद खड़ी बोली पर है जी। वो जबान अगर आज न हो तो आज हिंदुस्तान की फिल्में नहीं बन सकती। ये बात तो हिंदुस्तान की सीरियल नहीं चल सकती। जी 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 जी। वो उर्दू स्क्रिप्ट हिंदुस्तान में आज भी इतना पाकिस्तान में मकबूल नहीं जी जितना उर्दू में। अब उसके साथ बेइंसाफी तो हुई। 3 लैंग्वेज फार्मूला जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया कि भाई अपनी मादरी जबान जरूरी, माँ बोली, उसके बाद रियासत की जबान जी अगर मुख्तलिफ है, जैसे फर्ज कीजिए कि दिल्ली में हिंदी वाले भी रहते हैं, उर्दू वाले भी रहते हैं जी। तो उर्दू वाला अगर उर्दू पढ़ना चाहता है, उसके माँ बाप उर्दू पढ़ाना चाहते हैं तो वो पढ़ सके उर्दू मीडियम में। हिंदी वाला तो हिंदी पढ़ेगा। और तीसरी राष्ट्रभाषा वो तो हिंदी हो ही गई, बिल्कुल। और एक फॉरेन लैंग्वेज जी, वो अंग्रेजी है हमारी। लेकिन इसमें मादरी जबान की जगह, उर्दू की जगह यूपी में संस्कृत डाल दी गई। अच्छा। तो ये उर्दू के साथ बेइंसाफी थी। और संस्कृत एक क्लासिकल जबान है। कोई मुसलमान अरबी पढ़ना चाहे तो उसको ऑप्शन दो अरबी पढ़ने का, बिल्कुल। फारसी पढ़ना चाहे उसको ऑप्शन दो फारसी पढ़ने का। जी। और अगर वो उर्दू पढ़ना चाहे, लेकिन वहां लफ्ज है पार्लियामेंट के एक्ट में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। ठीक है। संस्कृत मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज नहीं है, नहीं है, क्लासिकल इंडियन लैंग्वेज है। ठीक है। लेकिन सरकारें जब धांधली करती हैं तो उनको कोई रोक भी नहीं सकता। बिल्कुल। और अमूमन बिलअमूम ये ख्याल था पार्टीशन के बाद कि उर्दू इस मुल्क से चली गई है जी, मुसलमानों के साथ। लेकिन न तो सारे मुसलमान नहीं नहीं, उर्दू कोई ऐसी चीज है कि आप उसको गोद में डाल के ले जाएंगे। अच्छा, उर्दू अब फर्ज कीजिए यहाँ के लोग ले जाएंगे, मैं तो उधर ही पैदा हुआ। बिल्कुल। मैं तो
मैट्रिकुलेशन के बाद 17 साल की उम्र में आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो उर्दू वहीं जानता था। हाँ। बलूचिस्तान की जबान बलोची, पंजाब की पंजाबी, पेशावर की सरहद की पश्तो, और सिंध की सिंधी। बिल्कुल। आज भी वहाँ लिंक लैंग्वेज तो उर्दू है। अगर ये उर्दू ना हो तो जैसे हमारा बॉलीवुड कामयाब, इतना वर्ल्ड वाइड कामयाब, आज दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में इंडिया में बनती हैं, बिल्कुल, सबसे ज्यादा सीरियल इंडिया में बनते हैं। तो अगर ये चीजें, सबसे ज्यादा गजल हिंदुस्तान में गाई जाती है। गजल का पौधा, मैं तो मेरी तो किताब है इस पर। जी जी। गजल तो मुसलमानों के साथ तकरीबन 20-30 मुल्कों में गई है, लेकिन कहीं गजल इस तरह नहीं फली फूली जैसे यहाँ फली फूली। यहाँ कोई उर्दू जबान कहीं ऐसी नहीं बनी जैसी यहाँ बनी है। 70% उर्दू जबान लोग जाहिल हैं, नहीं जानते, न उर्दू वाले न हिंदी वाले। 70% उर्दू हिंदी है। ठीक है। सिर्फ नाउन्स और एडजेक्टिव्स फारसी और अरबी के हैं, और अरबी भी वो जो फारसी में पहले जज्ब हो चुकी थी, और जज्ब होके फारसी के हिस्से के तौर पर आई। क्या कोई इस्लाम की जबान अरबी है? नमाज, जी, कुरान शरीफ, टेक्स्ट सब अरबी में है, जैसे हमारे संस्कृत में शादी ब्याह निकाह के सब रस्म रिवाज अरबी में होते। लेकिन रेयरली कोई अरबी बोल सकता। आप सही कह रहे हैं। मैंने तो किसी को सुना नहीं जी, ना मैंने किसी को संस्कृत बोलते सुना। जी, चुनाचे उस वक्त भी इवन अल्लामा इकबाल घर विच गल बात पंजाबी में करते थे। अच्छा। हुक्का अपने नौकर से पंजाबी में मांगते थे। अच्छा। लेकिन शायर इतने बड़े उर्दू के जादूगर, वाह, जिस लफ्ज को हाथ बना दिया, हाथ लगा दिया, उंगली भी छू भी दिया अल्लामा इकबाल ने, उसको सोना बना दिया। हम नवा, मैं भी कोई गुल हूं कि खामोश रहूं। वो तो बात भी करते हैं तो शेर बन जाता है। क्या बात है। उर्दू का जी। और सबसे बड़ा मकबूल शायर इकबाल के बाद पाकिस्तानी इलाके का, बल्कि पूरे बड़े सगीर का, फैज अहमद। वो भी सियालकोटी, उनकी मादरी जबान भी पंजाबी थी। मेरी मादरी जबान सराइकी जी। अल्लामा इकबाल की मादरी जबान पंजाबी थी। तो उर्दू तो पाकिस्तान में पहले से थी। जी 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 जी। मुसलमान थोड़ी ले गए। इसका पौधा तो वहां भी पहले था, यहाँ भी पहले है। आज भी वहाँ अक्सर लोग समझते हैं उर्दू हिंदुस्तान में मर गई। आज भी उर्दू की किताबें, उर्दू के रिसाले, उर्दू का इस्तेमाल पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान में होता है। बिल्कुल। और एक मौजा, एक तहसील, एक जिला पाकिस्तान में ऐसा नहीं जिसकी फितरी जबान उर्दू, जबकि सारा शिमाली हिंदुस्तान, जितनी रियासतें हैं, दिल्ली यूपी से लेकर बिहार तक, मध्य प्रदेश, इधर राजस्थान, ये सारी की सारी उर्दू की फितरी तौर पर यहाँ उर्दू की जड़ें इस सरजमीन। तो जड़ों की जबान कहाँ जा सकती, मुझे बताइए। बिल्कुल। आपने अभी जबान की एक आखिरी बात कहूँ, जबान अपनी जीनियस से ग्रो करती है, अपनी जीनियस से मर जाती है। जैसे दरिया सूख जाते हैं जी। अभी तो दरिया बह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जोर शोर से बह रहा है। जोर शोर से बह रहा है, ठाठे मार के बह रहा है। जब सूख जाएगा तो सबको नजर आ जाएगा। ठीक है जी। आपने बीच में अभी जिक्र किया कि मेरी मादरी ज़बान सराइकी है। एक सवाल मेरे जहन में पिछले 13 साल से है, 11-13 साल से है, वो ये कि हम लोग
मैं अपनी बात कर रहा हूँ या जिन लोगों ने विस्थापन झेला है, वो सब लोग मुल्तान के इलाके से जो लोग आए हुए हैं, और वो सारे के सारे अपने साथ जिस ज़बान को साथ लाए थे, उन बुज़ुर्गों ने हमें ये बताया कि हम मुल्तान से आए थे, मुल्तानी हमारी ज़बान थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 60 के दशक में उसी इलाकों के लोगों ने एक नई ज़बान इख्तियार की जिसका नाम उन्होंने सराइकी रखा, और शायद क्योंकि वहाँ पे सराइकिस्तान बनाने की एक मुहिम चल रही है उस दौर से, इसीलिए वो लोग उस ज़बान को सराइकी कहते हैं। और मुझे भी अक्सर ये कहते हैं कि आप इस ज़बान को मुल्तानी नहीं सराइकी कहो। तो मेरे बुज़ुर्गों ने तो मुझे इस शब्द से कभी आगाह ही नहीं किया कि बेटा ये भी कोई लफ्ज़ है। जी, मैंने भी जब तक पाकिस्तान में था सराइकी का लफ्ज नहीं सुना, और ये सियासत है तो मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। अच्छा, ठीक है। ये उनका मसला है, वही इससे निपटे। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। सन 82 के आसपास आपको उर्दू अदब का इंदिरा गांधी से एक अवार्ड मिला था जी। तो उन्होंने आपको कुछ कहा था, कुछ टूटा फूटा मुझे पता है कि आप एक पिछड़े वर्ग से हैं या आप एक ऐसे इलाके से हैं जहाँ पे उर्दू उतनी अच्छी नहीं, तो फिर इस अवार्ड के आप हकदार कैसे हैं? वो वाकया क्या था? नहीं, ऐसा कोई वाकया नहीं था, ऐसा कोई वाकया नहीं था। मुझे पद्मश्री तो इंदिरा गांधी के जमाने में इंदिरा गांधी का इंतकाल तो बहुत बाद में हुआ। जी जी। मुझे 90 में मिला, 1990 में जी और पद्मश्री देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी। उस वक्त प्रेसिडेंट थे वेंकट रमन। अच्छा। और जब मुझे पद्म भूषण मिला है, तो जब फैसला हुआ है, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे उस साल, आपको पता है 26 जनवरी को इसका ऐलान होता है, लेकिन इसकी सब कमेटियां और मीटिंग्स हो जाती हैं 1, 2, 4, 5, 6 महीने पहले। ठीक है। और जब तक मार्च या अप्रैल में इसकी सेरेमनी होती है राष्ट्रपति भवन में, ठीक है, उस वक्त APJ अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट के ओहदे पर थे। जी। तो मुझे जिनके हाथों से मिला, हाँ, कई अवार्ड मुझे शंकर दयाल शर्मा के हाथों से मिले। ठीक है। और जो इंदिरा गांधी की याद में बाद में इंस्टीट्यूट है, आज तक कायम है, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ द आर्ट्स, उसकी यानी तकरीबन पहली मेमोरियल फेलोशिप के लिए मेरा इंतखाब हुआ, जिस इंतखाब की वजह से मैं अमीर खुसरो के नुस्खा बर्लिन, जिसको मैंने दरियाफ्त किया था और जिसका माइक्रोफिल्म मैं बर्लिन से लाया था, उस पर मैंने किताब लिखी, अमीर खुसरो और अमीर खुसरो का हिंदवी काव्य और नुस्खा बर्लिन की दरियाफ्त। ये उर्दू में भी है, हिंदी में भी है। ठीक है। और पिछले दिनों अभी 2 महीने के आसपास पहले कराची में अभी कोई लिटरेरी फेस्टिवल हुआ था जहां आपने इनॉग्रल स्पीच ऑनलाइन दी थी। जी। तो कराची आर्ट काउंसिल। अच्छा, तो उसका उद्घाटन आपने यहीं से किया था, उसकी कुछ याद बताएंगे, वो क्या था और कैसे उन लोगों ने कहा था? और पिछली 1 सदी जी के अदब पर वो मुज़ाकरा हुआ। ठीक है। और उसमें अमूमन उनका तरीका है, स्टेज पर 20-21 लोगों को बिठा देते। ठीक है। और किसको ये पता नहीं होता किसने कब बोलना है। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं जो कुछ आज करूंगा, मुझे आप पहले निपटा दीजिएगा जी, क्योंकि मेरे लिए इंतजार करना मुश्किल है जी। तो बहरहाल पहले तो हमारे सेक्रेटरी जो है अच्छा है। अच्छा। तो उन्होंने, वो बहुत काम करते हैं, अच्छे आदमी है, नेक आदमी है जी।
तो उन्होंने खुद ही अपना जो इस्तकबालिया था वही उनका कोई आधे घंटे पौन घंटे का था। अच्छा। और जबकि सेक्रेटरी तो शुक्रिया अदा करता है, बहरहाल वही प्रोग्राम चलाते हैं, वही काउंसिल को चलाते हैं जी। कई सालों से उसकी वो रवा है। 2-3 बार मैं बनफ्से नफीस इन पर्सन भी कराची उनकी दावत पर गया, बहुत मेहरबान है। तो बहरहाल जब मुझे उन्होंने याद फरमाया कि आप बोलिए, तो मैंने उसे कबूल कर लिया। और उसके बाद जो कोई मुझे अर्ज करना था पिछली सदी के अदब पर, वो मैंने अर्ज किया। और मेरे लिए ये बहुत सादत और खुशी की बात है जी। और मैं पाकिस्तान आर्ट काउंसिल और अपने मेहरबान दोस्तों का बहुत ही दिल से शुक्रगुजार। वाह। आपको अब तक जितने भी आपने किताबें लिखी हैं, और आपकी किताब आपकी नज़र में सबसे उम्दा और खूबसूरत ऐसी कौन सी है? ये बताना बहुत मुश्किल होता है जी, क्योंकि ये तो पढ़ने वाले फैसला करते हैं। लेकिन बहुत सी किताबें ऐसी हैं जी, खास तौर से पहली जिनके बारे में मेरी एक डॉक्यूमेंट्री पर में इंतजार हुसैन साहब ने बोला है कि 3 किताबों का सेट, एक उर्दू गजल की हिंदुस्तानी बुनियाद, और दूसरी हिंदुस्तानी किस्सों पर माखूस उर्दू मसनवियां जिसमें हीर रांझा भी हैं और सिसी पुन्नू भी हैं और बड़ी महिवाल भी हैं जी। दूसरी कहानियां भी हैं जिन पर आधारित, जिन पर मुनस्सर जो 20 मसनवियां लिखी गई जी हिंदुस्तान में, उर्दू में, फारसी में। तो इंतजार साहब ने देखते ही कहा, अरे भाई ये तो हमारी किताब है। अच्छा। ये तो हमारी कहानी है। वाह। और फौरन कहा संगे मिल से खुद उसका दिबाचा लिखा कि छपनी चाहिए। तीसरी किताब है, तकरीबन यानी गजल हो गई, मसनवी हो गई, बड़ी असनाफ है, फिर नज्म है। और नज्म चूंकि ज्यादातर तहरीक आजादी में मजबूत हुई है और मशहूर हुई है, और सारी जो भी उर्दू ने हिस्सा लिया है, इनकलाब जिंदाबाद, ये वो उर्दू का ही दिया हुआ नारा है। तहरीक आजादी और तो और बंदे मातरम और प्रभात और आजाद हिंद अखबार और मिलाप और प्रताप मेरे स्कूल के जमाने में पाकिस्तान में ये सारे के सारे उर्दू में छपते थे। और बाद में मिलाप और प्रताप, बंदे मातरम या प्रभात तो लाला लाजपत राय के मरने के बाद जो साइमन कमीशन के मौके पर पुलिस का डंडा उनके सर पे पड़ा था, बरसा था, सत्याग्रह कर रहे थे, निहत्ते थे ये लोग, जो जुल्म हुआ है अंग्रेजों के जमाने में। तो ये अखबार तो बंद हो गए जी। लेकिन मिलाप प्रताप तो दिल्ली से 20-25 साल तक निकलते रहे जी। और आज भी शायद इस नाम से कोई एक सफा या 2 सफे कहीं छपते हों, लेकिन मुझे उसकी कोई खबर नहीं। ठीक है। मुझ जैसी नई पीढ़ी को, नई पौध को क्या आप एक संदेश देंगे जो सुनने वाले भी सुने और उस पे ऊपर अमल करें? संदेशों में मेरा कोई विश्वास नहीं है। ठीक है। मेरा सबसे बड़ा संदेश ये होता है, पहले तो जब मैं आपको बता, उसके बाद इंतजार साहब ने 3 किताबों का जिक्र किया। ठीक है। अमीर खुसरो के बारे में मैंने अपनी किताब का जिक्र किया, लेकिन मेरी जो जिंदगी भर की कमाई है और जिसमें मैंने 17 साल मेहनत की और लगाए हैं, और सोच मेरी तनकीद, मैं तनकीद या मेरा रिसर्च वहां
मैं काम ज्यादातर वो करता हूँ, यानी मैं अदीब या शायर का डीएनए दरियाफ्त करता हूँ, यानी जो उसकी छुपी हुई खुसूसियात हैं, या मैं उस मौजू पर खून जिगर खाता हूँ जो तारीकी में, जिस पर किसी ने काम न किया हो या मुश्किल समझ के छोड़ दिया जी, मगर गालिब ने तो सब पर किया जी, गालिब पर तो सैकड़ों किताबें हैं, बिल्कुल, लेकिन मेरी तशफ़ी नहीं होती थी। हाल की यादगार गालिब को मैं यानी तस्लीम करता हूँ, उसकी अहमियत को। वो बुनियादी बायोग्राफी है गालिब की, और पहली ईंट है गालिबियात, गालिब शनासी की। लेकिन यानी गालिब की जो ख्याल बंदी है और तमसील निगारी है, उसकी जड़ क्या है और क्या वजह है कि ईरानी फारसी को अक्सर व बेशतर हिंदुस्तान के फारसी गों को हकीर, तुच्छ और समझ में ना आने वाले कहते हैं जी, और बेदिल जैसे अजीम शायर को, जिसको अफगानिस्तान वाले तकरीबन जिसकी परस्तिश करते हैं, और अफगान एम्बेसी ने उनका मकबर यहाँ लाल किले के इसमें पुराने किले के सामने एक टीले पर तामीर कराया, उसको भी ईरानियों ने रिजेक्ट कर दिया जी, और तो लाहौर इकबाल को भी जब छापते हैं, इकबाल ने अपनी इकबाल की 7 किताबें फारसी में जी, और सिर्फ 3 उर्दू में, यानी इकबाल का 2/3 कलाम फारसी में। मगर जब भी अल्लामा इकबाल ईरान में छपते हैं तो उनके नाम के साथ लिखा जाता है इकबाल लाहौरी। अच्छा, यानी ये फारसी हमारी नहीं है, ये फारसी लाहौरियों की। तो गालिब की मानी की गहराई डायलेक्टिकल क्यों है, इसको मैंने बौद्धी फलसफे शून्य में दरियाफ्त किया। कैसे दरियाफ्त किया, वो किताब पढ़ने से ताल्लुक रखती है। ठीक है। और खुदा का शुक्र है कि उसको कबूलियत हासिल है, और उसके बाद उसका अंग्रेजी तर्जमा, हिंदी तर्जमा भी आ चुका है साहित्य अकेडमी से, अंग्रेजी तर्जमा ऑक्सफोर्ड से आया है जी। वो किताब मेरी किताबों में, और मेरी थ्योरी वाली किताब साख्तियात पर साख्तियात, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और मशरकी शेरियात, यानी संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद और प्राच्य काव्य शास्त्र, इस किताब के हिंदुस्तानी जबानों में अब तक 14 जबानों में तर्जुमे हो चुके हैं। वाह। मुझे खबर नहीं होती कि किताब छप के सामने आ जाती किसी जबान में। इस वक्त वो तमिल में छप चुकी है, अच्छा, मलयालम में छप चुकी है, कन्नड़ में छप चुकी है। इस वक्त उसका तेलुगु तर्जुमा अभी 2 महीनों के अंदर अंदर सामने आने वाला है। वाह। बहरहाल मेरी यानी नई नस्ल को मैं पैगाम देने में तो यकीन नहीं रखता जी। ये महात्मा बुद्ध कहते थे, मेरे पीछे मत आओ। अच्छा। अपनी सच्चाई को खुद दरियाफ्त करो। क्या बात है। और वो सच्चाई तुमको अपने अंदरून में, अपने दिल के तहखाने में, और आपके अंदर जो आतशकदा है, जो लावा है, आपको वो सच्चाई वहां मिलेगी। तालीम या सच्चाई दी नहीं जा सकती,
महसूस की जा सकती। तो जो महसूस करता है वो जिंदगी के सफर को आगे तय करता है। वाह। सच्चा पैगाम यही है। ठीक है किसी की पैरवी मत करो जी। अपनी सदाकत को खुद तलाश करो और अपनी सच्चाई और अपनी आजादी की पैरवी करो जी। और जाते जाते मैं जनाब डॉक्टर चंद्र त्रिखा जो कि उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर हैं हरियाणा, और वो कह रहे थे कि जब मेरी यानी कि केशव की आपसे जब गुफ्तगू हो तो मुझे 1 मिनट के लिए भले लाइन पे लेना। मैं उन्हें लाइन पे ले लूँ सर 1 मिनट के लिए? हाँ ले लीजिए, क्योंकि अब मेरे पास टाइम। जी 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 बिल्कुल। नमस्कार, आदाब, नमस्कार, चरण वंदना। मैंने आपका मसनवी वाली किताब भी पूरी पहले पेज से लेकर अंतिम पेज तक पढ़ी और मिर्जा गालिब वाली भी सारी पढ़ ली मैंने। कमाल है। और आप ऋषि हैं महाराज, आपको जैसे बंदे ना तो पैदा होंगे कभी आने वाले वक्त में और ना पैदा हुए। मैं सबसे ये बात कहता हूँ कि इतना ज़हीन। अरे त्रिखा साहब, मैं बिल्कुल नाचीज हूँ। नहीं, बस यही तो आपकी महानता है। मैंने उस दिन कराची में भी आपका वो जो ऑनलाइन था, आपने फेस्टिवल को एड्रेस किया, जी 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 जी, उसका भी जिक्र पाकिस्तानी मीडिया में जाहिदा हिना ने और बाकी लोगों ने बहुत खूबसूरती से किया। मुझे इस बात का बड़ा फख्र और बड़ी बहुत ज्यादा खुशी हुई कि हमारे पास ऐसी एक शख्सियत है जो पूरे हमारे मुआशरे को बहुत कुछ दे रही हैं मेरे लिए। और खुशी और हम लोग तो आपकी सेंचुरी मनाएंगे माशाअल्लाह। और बिल्कुल जी, बड़ी जरूरत है। आपकी देन जो है वो भुलाई नहीं जा सकती। आज हूँ, इस वक्त हूँ, कल की नहीं, वो तो किसी का भरोसा नहीं है, लेकिन हम सब लोगों की दुआएं इतनी ज्यादा आपके साथ हैं। मुझे यकीन है कि हम लोग आपका शताब्दी समारोह मनाएंगे। त्रिखा साहब, दिल तमाम नफा है जी, खुदाए इश्क में। क्या बात है। जान का जिया है सो ऐसा जिया नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या उम्र बात। खपा दी नहीं, अब वो तो उम्र का तो अब किसी के पास भी अभी नहीं है। पर देखिएगा जी, पेंगुइन से किताब आई है। हाँ, मीर तकी मीर पर। अच्छा, मीर वाली मैंने उसका जिक्र सुना है, मैं मंगवाऊंगा भी अमेज़न से। ट्रिब्यून वालों ने बहुत अच्छा रिव्यू किया उस पर। अच्छा, उसका नाम है द हिडन गार्डन। जी जी जी, द हिडन गार्डन मैं मंगवाता भी हूँ और फिर उसको पढ़ के मैं आपसे खतो खिताबत भी करूंगा। और आपसे तो बात करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशनसीबी होती है। बहुत ज्यादा मुझे फख्र है मेरे लिए सादत की बात है, मेरी खुशनसीबी। नहीं, मुझे तो इतना फख्र हो रहा है कि मैं तो एक दुआ करता हूँ कि एक बार आप किसी तरह आपको हम चंडीगढ़ ले आए और वहां से और ईश्वर आपको शक्ति दे। नहीं, शक्ति मुझे आपकी शक्ति बनी रहे तो हम लोग एक बार आपको वहां से खुदा आपको खुश रखे। आपकी दुआएं जो है, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत है। आप सेक्रेटरी हैं, मालिक हैं इस वक्त। नहीं, आपको बिल्कुल आपकी बहुत अपनी तारीख रखती है और बड़े बड़े तारीखी काम वहाँ हुए हैं। नहीं, वो तो बिल्कुल सब कुछ आप जैसे बुजुर्गों की दुआओं से बहुत खुशी हुई। बहुत नहीं, आपकी दुआओं से सब कुछ हुआ मुमकिन। और ये अजीज तो मैंने कहा है कि इसको पूरा मुहिम बना के दो वीडियो, और हम इसको दूर दूर तक पहुंचाएंगे। थैंक यू। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। बहुत ही ज्यादा मशकूर हूँ मैं आपका। और जिंदगी में मेरे लिए आपसे बात करना ही एक बहुत बड़ी अहम उपलब्धि है मेरे लिए। गॉड ब्लेस यू। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। जी सर। बेटे। जी सर, मेरा मतलब मेरी बातें हो चुकी थी। बस त्रिखा साहब चाहते थे कि जब बेटा तुम बात करोगे तो मेरी भी राम सलाम कर देना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस आपसे कभी कभी हेलो होती रहेगी।
जी ज़रूर होगी, बिल्कुल होगी। मेरे पास तो खैर बहुत वक्त होता है, मैं समझता हूँ कि आप और थैंक यू। ठीक है सर, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू। जी सर, लव यू टू सर। थैंक यू। ओके सर। तो जनाब, अब मैं क्या कहूँ, हमने वाकई भीष्म पितामह साहब से बात कर ली, उर्दू के भीष्म पितामह। और बस इन्होंने कहा था मुझे कि डॉक्टर चंद्रदेखा साहब ने मुझे कहा था कि जब तुम नारंग साहब से बात करोगे तो मेरा उन्हें सलाम कहना। तो मैंने कहा था कि मैं उन्हें आपको मैं लाइन पे ले लूँगा, आप खुद बात कीजिएगा। तो उन्होंने कहा था कि ऐसा हो जाए तो अच्छा है। तो ऐसा हो गया और ये एक यादगार पल था। हालांकि ओवरलैप हो रही थी दोनों की आवाज़ें, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने उनके दिल की बात सुन ली और इन्होंने उनके दिल की बात सुन ली। और यही तो हम लोग चाहते हैं कि हाँ, जो लोग मिल नहीं पाते उनसे बातें ही हो जाएं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी जर्नी उनके वीडियोस की बड़ी अच्छी लगी होगी। और ये बात भी तय है कि जितने भी आपने गोपीचंद नारंग साहब के वीडियोस देखे होंगे, उन्हें सुना होगा, उनके अंदर ये बातें नहीं होंगी। अगर होंगी तो मुझे ज़रूर दीजिएगा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दिल से दिल की बातें हुई हैं ना, ये हमारे बीच में ही हो सकती है। शुक्रिया।